गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी कल बात चल रही थी कंपनी की सभाओं से संबंधित और उसके छोटे छोटे टॉपिक्स थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम बात करते हैं एक वार्षिक साधारण सभा से संबंधित प्रावधान। वार्षिक साधारण सभा से संबंधित प्रावधान कौन कौन से होते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें होगा प्रतिवर्ष सभा बुलाना। ठीक है, प्रतिवर्ष ये मीटिंग होना अति आवश्यक है। उसके बाद वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद दो सभाओं के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? न्यूनतम 9 महीने, 9 माह व अधिकतम 15 माह का ये अंतराल होना अति आवश्यक है। उसके बाद प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सभा बुलाना। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सभा बुलाना। अब कैलेंडर वर्ष हमारा कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सॉरी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष है हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मीटिंग अवश्य बुलाई जानी चाहिए। उसके बाद सभा का दिन, उसके बाद सभा का स्थान, उसके बाद बात आती है सभा की सूचना भेजना। नेक्स्ट इसी में बात आती है केंद्रीय सरकार द्वारा छूट संभव। उसके बाद बात आती है इसी में ही कि सूचना की विषय वस्तु, उसके बाद कार्यवाहक संख्या, यानी कि अगर आपकी कंपनी में 1000 से कम सदस्य हैं तो न्यूनतम 5000 से अधिक, लेकिन 5000 से कम है तो न्यूनतम 15, और 5000 से अधिक है तो न्यूनतम 30 व्यक्ति उस मीटिंग में उपस्थित होने अति आवश्यक है। और अगर किसी कारणवश ये व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो सभा का क्या हो जाएगा? सभा का स्थगन, यानी कि आगे किसी तारीख के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा, उसके बाद बात आती है ट्रिब्यूनल के आदेश पर सभा बुलाना। अगर राष्ट्रीय कंपनी विधानमंडल ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश जारी कर दिया तो उसके आधार पर तुरंत प्रभाव से आपको मीटिंग का आयोजन करना होगा। उसके बाद अर्थदंड, अगर नहीं करते तो क्या लग जाएगा? अर्थदंड लग जाएगा। और वो अर्थदंड कितना लगेगा? वो लगेगा आप पर 1 लाख से लेकर 10,000 से लेकर अर्थदंड लग सकता है कि सभा का आयोजन नहीं करते। 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का आप पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। उसके बाद साधारण सभा के कार्य क्या होंगे? सारे सूक्ष्म लिखना, जो भी मीटिंग में बात की गई है उन मिनट्स को नोट
किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक वार्षिक साधारण सभा से संबंधित वैधानिक प्रावधान है। उसके बाद बात आती है मतदान। कल हमने बात की थी प्रोक्सी के बारे में। मतदान एवं प्रतिपुरुष यानी कि वोटिंग एंड प्रोक्सी। ठीक है, वोटिंग एंड प्रोक्सी। तो मतदान करने का अधिकार सभी सदस्यों को होता है और मत शब्द से अभिप्राय किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अधिकृत रूप से इच्छा या राय प्रकट करना, जबकि कंपनी की सभा से विचाराधीन सुझाव या प्रस्तावित संकल्प पर पर्याप्त बहस होने के पश्चात उसके संबंध में सभा का निर्णय जानने के लिए कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाए वह मतदान कहलाती है। ठीक है, और कुछ मतदान की विधियां होती है। मतदान की विधियां कौन कौन सी होती है, मतदान कैसे कैसे हो सकता है। एक तो ध्वनि मतदान। ध्वनि मतदान मतलब या तो ताली बजाकर या टेबल पर हाथ लगा के या कोई बेल का साइन दे रखा है तो उसको बजाकर। ठीक है, भी कौन किसके पक्ष में है। दूसरा सदस्यों के विभाजन द्वारा, जैसे 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और 50 व्यक्ति बैठे हैं तो विभाजन कर दिया कौन किसकी साइड में जाना चाहता है, उसी व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाता है या उसी बात का संकल्प का उसी बात पर विचार विमर्श मांग लिया कि आपकी राय हाँ या ना में मांग ली, तो जो हाँ वाले हैं वो इधर आ जाओ, ना वाले इधर आ जाओ। तो इस तरीके से भी सदस्यों का विभाजन किया जाता है। तीसरा है उसके बाद हाथ उठाकर भी पूछ लिया जाता है कितने यस की तरफ है और कितने नो की तरफ है। उसके बाद गुप्त मतपत्र द्वारा इस तरीके से भी मतदान किया जाता है। उसके बाद मतगणना द्वारा गिनती करके भी किया जा सकता है, मतगणना द्वारा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, आजकल जो ईवीएम चली है उसके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा विवादित स्थिति में प्रोक्सी द्वारा, विवादित स्थिति में प्रोक्सी द्वारा। अब कल भी हमारी बात आ गई थी प्रोक्सी पे और आज भी हमारी बात आ रही है प्रोक्सी पे। ये प्रोक्सी होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोक्सी से आशय, ये कौन व्यक्ति होता है, ये कंपनी द्वारा। प्रोक्सी प्रतिपुरुष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कंपनी की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित होने एवं मत देने का अधिकार होता है या अधिकृत किया जाता है। देखिए, ये कंपनी का व्यक्ति नहीं होता है, ये कंपनी का व्यक्ति नहीं होता, ना ही कंपनी का मेंबर होता है, ना ही कंपनी का कोई प्रबंधक होता है, ना ही कोई कंपनी का कर्मचारी होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैं किसी कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वहां अगर उन्हें नजर आ रहा है कि दूसरी कंपनी को कि वहां पर विवादित स्थिति हो सकती है या जो वोटिंग करवाई जा रही है उसमें विवादित स्थिति हो सकती है या कोई भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, कोई विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो एक बाहर के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है कि वो अपनी राय प्रकट करे। ठीक है, या कई बार वोटिंग होती है तो 50 व्यक्ति है तो 25 इधर हो गए 25 इधर हो गए। ठीक है, अब क्या करें, फैसला तो हुआ नहीं, तो पहले क्या होता था, सिक्का उछालकर हेड या टेल कर दिया जाता था। अब क्या करने लगे, प्रोक्सी व्यक्ति नियुक्त करने लगे कि जिसको ना तो इधर के व्यक्ति से कोई लेना देना ना ही इधर के व्यक्ति से कोई लेना देना। ठीक है, तो वो अपना पक्ष खुद प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, उसे जो अच्छा लगता है, जो उसे सही लगता है या उसे किस साइड जाना चाहिए वो अपने दिमाग से अपना मत देता है। वो कंपनी में किसी प्रकार की कोई राय देनी है मीटिंग में तो राय भी दे सकता है, बोल भी सकता है, मतगणना भी करवा सकता है, मतदान भी कर सकता है। ठीक है, एक तो कंपनी की ओर से नियुक्त किया जा सकता है और दूसरा एक प्रोक्सी उस शब्द के लिए भी नियुक्त किया जाता है, प्रोक्सी शब्द, कि आज किसी कंपनी में मेरा वोट है, ठीक है, मैं उस कंपनी में उस मीटिंग के दिन नहीं पहुंच सकता,
नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने मेरे संबंधित या कोई मेरे परिचित व्यक्ति को यह अधिकार सौंप दिया, ठीक है, कि आप उस मीटिंग में उस दिन चले जाइए। देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि लगातार 3 मीटिंग में कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, तो उसे जवाब देना पड़ता है कि वो किस कारणवश अनुपस्थित रहा। यहां तक कि संचालक मंडल या यहां तक कि अगर कोई बड़ी मीटिंग है जैसे राष्ट्रीय कंपनी विधानमंडल या आपने लास्ट ईयर पढ़ा था साइबर अपील अधिकरण, ठीक है, उन मीटिंग में अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको पद से त्यागना भी, पद छोड़ना भी पड़ता है, पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना, वो स्थितियां तो वो होती है। ठीक है, लेकिन इस मीटिंग में अगर आप नहीं भी पहुंचते, ठीक है, तो आप प्रोक्सी व्यक्ति को किसी को नियुक्त कर दिया तो वो आपकी तरफ से वहां पर वोट दे सकता है, और आपने अगर उसको प्रोक्सी नियुक्त कर दिया तो उसके लिए वो वहां पर मीटिंग भी कर सकता है, मीटिंग में बोल भी सकता है, मत दे भी सकता है, बोलने का अधिकार भी, अपनी राय प्रकट करने का अधिकार भी उसे आपने दे दिया। ठीक है ना, तो वो व्यक्ति प्रोक्सी कहलाता है। और एक प्रोक्सी दो यानी कि कंपनी भी नियुक्त कर सकती है अगर उसे विवादित स्थिति लगे तो वो होती है किसकी, प्रोक्सी की नियुक्ति। अब प्रोक्सी व्यक्ति को नियुक्त करने की कुछ विधियां भी होती है। क्या करना होगा उसे, एक तो इसमें लिख देते हैं नियुक्त करने की विधि, तो इसे क्या करना होगा, इसे प्रतिपुरुष फॉर्म भरना। ठीक है, दूसरा आवश्यक मुद्रांक लगाना, यानी कि आवश्यक मुद्रांक स्टाम्प लगाने होगा, कि शपथ ग्रहण करनी होगी कि मैं जो भी वो राय प्रकट करूंगा वो कंपनी के हितों को देखते हुए करूंगा, या जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है, ठीक है, उसकी भावना को या उसके हितों को या उसकी छवि पर किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे, और मैं किसी प्रकार का कोई अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करूंगा। और प्रपत्र जमा करवाना, ये प्रोक्सी की नियुक्ति की विधियां होती है। इसके राइट्स क्या मैंने आपको बताए कि ये सभा में उपस्थित हो सकता है, सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, मत दे सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, यहां तक कि मतगणना की मांग भी कर सकता है, मतगणना का अधिकार भी रखता है, और यहां तक कि कई बार राष्ट्रीय कंपनी विधानमंडल ट्रिब्यूनल भी प्रोक्सी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोक्सी से संबंधित हमारी बातें थी। आज के लिए इतना ही, कल हम कंपनी के समापन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।